हेलो दोस्तों। स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट रिवीजन लेक्चर है, जो फुल ईयर करंट अफेयर का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो वो फर्स्ट लेक्चर आज उसमें डिस्कस करेंगे कोविड-19 के बारे में, जो पूरे साल में क्या क्या हुआ उसको एक अच्छे तरीके से एक स्ट्रक्चर बना के डिस्कस करेंगे, सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट भी है यूपीएससी के कंटेक्स्ट के अंदर। तो यहाँ पे बात करते हैं पहले कि वायरस की बात हो रही है ना। तो वायरस के अंदर अगर हम शेप देखें तो यहाँ पे एक इसका जीनोम रहता है, विच कैन बी आरएनए एंड डीएनए, जो भी यहाँ पे हो सकता है ना। उसके बाद एनवेलप रहती है और वहाँ पे इसका स्पाइक रहता है जिसको प्रोटीन बोलते हैं हम। अब ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इसके बेस के ऊपर ही सारी हम वैक्सीन करेंगे और बड़े ईजी तरीके से करेंगे कैसे इन्होंने बनाई है और क्या क्या उनकी एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा मुहूर्त करने से पहले वायरस के बारे में थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ देख लें। देखो, जब एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन हुई तो ठीक है, आपने प्लांटिया बना दिया, सब कुछ बना दिया। ठीक है, जब टोटल क्लासिफिकेशन हुई फंजाई बना दिया, एक एनिमल किंगडम बना दिया। लेकिन यहाँ पे वायरस लिविंग नॉन लिविंग दोनों में से दोनों ही हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग रखा। जैसे मान लीजिए बाहर अगर हमारी बॉडी के अंदर नहीं गया तो बाहर है तो नॉन लिविंग है, बॉडी के अंदर है तो बॉडी की जो मशीनरी यूज़ करता है, तो उसकी अपनी कोई मशीनरी नहीं है, तो ये बॉडी की मशीनरी यूज़ करके अपनी को रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, ये तो हमें पता चल गया। डू नॉट ग्रो, ठीक है, बट दे रिप्रोड्यूस, तो वो मैंने बता दिया, उसका नंबर इंक्रीज होता है, अदरवाइज तो इन्फेक्शन होगी नहीं हमारी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे एक प्रोटीन कोट होती है जो कवरिंग, तो कैप्सिड भी इसको बोलते हैं। सो दे आर कंसिडर्ड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, तो बैक्टीरिया और इसके मैंने थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं। सेल वाल उसके अंदर होती है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती, वो लिविंग है ना। ये रेप्लिकेट करता है विद इन होस्ट और बाहर नॉन लिविंग है। देन इंडिपेंडेंट रिप्रोडक्शन है इसकी, है ना, मतलब ये होस्ट को यूज़ नहीं, अगर मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर नहीं गया, बैक्टीरिया बाहर भी है, तब भी इट कैन ग्रो, है ना। तो बट वायरस जो है वो हमारी बॉडी की मशीनरी यूज़ करता है। जैसे अगर डीएनए वायरस है तो ज़्यादातर क्या करता है, सेल के अंदर गया और डीएनए को यूज़ किया, अपना नंबर इंक्रीज किया। आरएनए वायरस क्या है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर गया, आरएनए को यूज़ किया, अपना जो रिप्रोडक्शन स्टार्ट की। लेकिन हाँ, जरूरी नहीं है कि जो डीएनए वायरस है वो हमेशा ही जो न्यूक्लियस का सहारा ले। उसके बाद करते हैं, इसके अंदर ज़्यादातर राइबोसोम प्रेजेंट होता है और वायरस के अंदर नहीं होता। डीएनए आरएनए दोनों के अंदर इट कैन बी देयर। ठीक है दोस्तों, कोविड-19 के अंदर बात करते हैं। तो जब कोविड-19 आया, पहले तो कोरोना आया, तो वहाँ पे चाइना के अंदर देखा गया। तो पहला तो ये था कि बच्चे का नाम क्या रखा जाए, है ना, नया शरारती बच्चा आया, तो यहाँ पे उन्होंने कोविड-19 रखा। ठीक है, नेमिंग कैसे उसका क्या निकाला गया, तो नेमिंग सीओ का मतलब है कोरोना वायरस, ठीक है, वीआई का मतलब वायरस, तो सी कोरोना ही आप मान लो, वीआई वायरस एंड देन डी फॉर डिजीज। अब ये काम कौन करता है, ये इतना नामकरण कौन करता है, डब्ल्यूएचओ और जो एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ठीक है, जो वन हेल्थ कंसेप्ट भी देती है। तो यहाँ पे तीसरा इसके साथ में मिल जाता है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। ठीक है दोस्तों, अब ये नाम तो दे देते हैं। ठीक है, अब क्या मान लीजिए डब्ल्यूएचओ ने कोई नाम असाइन किया, इन्होंने मिलकर कि भाई यार इसका ये नाम रखा जाए, क्यूट सा नाम है, क्या ये कोई डिसअप्रूव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, इसके बाद ये नाम जाता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जो भी वो भी डब्ल्यूएचओ के ही मैनेज करता है। ठीक है, इसके पास जाता है। अब ये इसको लगा कि नहीं यार अच्छा नाम नहीं है, लोग चिढ़ाएंगे, तो उसका नाम चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, अब पहले बहुत सारे नाम ऐसे रखे गए, स्पेनिश फ्लू और कंट्री के नाम पे ऊपर रख दिया। अब वहाँ पे बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ, चगास डिजीज बंदे के नाम पे रख दिया, है ना। तो भाई ऐसे नाम रख दिए कि जो है ना, बाद में अगर आप देखोगे कि बहुत सारी पार्किंसन डिजीज़ है, तो अभी आई गेस इंग्लैंड के अंदर प्लेयर भी है पार्किंसन। तो अब ऐसे जो नाम रखे जाते हैं तो बाद में वो पूरी उनकी है ना आने वाली जनरेशन के साथ भी जुड़ जाते हैं, जिनका वो नाम लगता है, तो थोड़ा सा वो डिस्क्रिमिनेटरी सा हो जाता है। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि यार कुछ टर्म हमें अवॉइड करनी है। तो यहाँ पे डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर कर दिया भी कुछ टर्म अवॉइड करनी है। उन्होंने बोला पहले तो आपने MERS रखा था, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इन्होंने बोला अब नहीं रखना, वो पहला, मतलब अदरवाइज तो ये चाइना के नाम पे कुछ ना कुछ इसका नाम आ जाता है ना। तो ये लेकिन दूसरा जैसे स्पाइनिश फ्लू है, जैपनीज एंसेफेलाइटिस है ना, अब ये किसी कंट्री के नाम पे नहीं रखनी, वो कंट्री के नाम पे ही चलते रहते हैं। तो ये इन्होंने बोला कि ये चीज़ें अवॉइड कर देनी है, लोगों के नाम पे भी नहीं रखने। मैंने आपको बता दिया पार्किंसन से लेके चगास डिजीज तक, तो ये भी कहते हैं नाम पे नहीं रखने। ठीक है, उसके बाद कल्चरल ऑक्यूपेशन, जैसे माइनर्स है तो माइनर्स के नाम पे रख दिया, या बुचर्स है या कुक है या नर्सेज हैं, वो भी हम बंद कर देंगे क्योंकि किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। उसके बाद जो एनिमल या फूड वगैरह है, जैसे स्वाइन फ्लू, अब ये जो रख दिया है ना, तो अब आगे से कहते हैं मंकी पॉक्स वगैरह, ये कुछ हमने नाम नहीं रखने। तो
ऐसा भी कोई नाम नहीं रखना कि मतलब उसके अंदर कोई अनड्यू फियर आ जाए, जैसे आपने शहनशाह रख दिया कि ये रातों को निकलता है ना, तो ऐसा कोई लोगों के अंदर गब्बर रखती है ना, ऐसे कुछ नाम नहीं रखने जो छोटे छोटे बच्चे भी रोना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या इंक्लूड करना, फिर नाम क्या रखना है, तो इन्होंने पहले बोला कि ये डिस्क्रिप्टिव टर्म्स होनी चाहिए। जैसे मान लो रेस्पिरेटरी है डिजीज़ है, तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड हो नाम कुछ ऐसा उसका, है ना। पेशेंट के ए से हो सकता है रिलेटेड, जैसे जोइनाइल और ये वो इतना फैक्टर चलता है। कॉस्टिव पैथोजन, अगर कोई वायरस है, वायरस बैक्टीरिया उसके कंटेक्स्ट के अंदर आप रख सकते हो। सीवियर तभी बोलना है जब बहुत ज़्यादा डेथ रेट हो, अदरवाइज नहीं। नॉवल जो नया है वर्जन उसका, जैसे कोरोना का, इसका भी नॉवल पहले आ गया था कि नॉवल कोरोना वायरस न्यूज़ के अंदर काफ़ी, बाद में ये भी काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई ये नॉवल नहीं है, अगर मान लीजिए इससे ज़्यादा एक और नया आ गया तो ये नॉवल कैसा रहेगा, है ना। तो वो बाद में उसके नाम यूज़ करना बंद कर दिया। उसके बाद अब ये हो गया नाम भी हो गया, वहाँ से ओरिजिन भी हुआ, है ना। अब आगे क्या होगा, आगे अब जैसे चाइना की बात कर रहे हैं हम, पूरे कंटेक्स्ट के अंदर चल रहे हैं, कैसे ओरिजिन हुआ, अब ये फैलेगा, है ना। ट्रांसमिशन दूसरी स्टेज आ गई, तीसरी स्टेज आएगी डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस के बाद चौथी स्टेज आएगी इसकी ट्रीटमेंट। तो ये इसी कंटेक्स्ट के अंदर जो भी न्यूज़ में है करंट अफेयर के अंदर वो सारा हम डिस्कस कर देंगे। अब चाइना के अंदर था, ठीक है, नाम सब आ गया, अब चाइना से बाहर फैलने की कोशिश कर रहा है, तो इमरजेंसी डिक्लेयर करनी थी, तो इसको बोलते हैं पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। यूएस ने बोला, उस टाइम पे ट्रंप ने बोला कि WHO को इंक्वायरी करनी चाहिए और इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए, लेकिन वो WHO के डायरेक्टर जो साहब थे उन्होंने बोला कि नहीं, अभी चाइना से मेरी बात हुई है, वो बोलते हैं कोई चक्कर ही नहीं है ना। तो लेकिन बाद में आपको पता है क्या हुआ, तो उसी वजह से यूएस ने बोला कि आज से हम पैसा वूसा कुछ नहीं देंगे आपको, है ना। ट्रंप वो आपको पता है थोड़ा सा अलग हिसाब था उसका। तो उस टाइम पे अब ये भी बोला जाता कि जो उसके इलेक्शन के जो WHO के अंदर जब इलेक्ट हुआ तो उस टाइम पे चाइना ने जो मेजर रोल प्ले किया था, ऐसा जो चलती रहती है अपनी अपनी अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर। तो अब यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है। इमरजेंसी कब डिक्लेयर करते हैं, मान लीजिए कंट्री के अंदर है कोई भी डिजीज़, अब ये दूसरी कंट्री को थ्रेट हो गया, है ना। अब ये एक्सपेंड कर रही है और पूरी, अब एक कंट्री की बात नहीं रही, काफ़ी सारी कंट्री का जो एफर्ट यहाँ पे चाहिए इसको रोकने के लिए, देन इट विल बी डिक्लेयर्ड एज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। क्योंकि अब ये इंटरनेशनल, पहले तो घर की बात थी, लेकिन अब ये इंटरनेशनल कंसर्न है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए अनएक्सपेक्टेड है, क्या इम्प्लीकेशन है पब्लिक हेल्थ के लिए, प्रोलॉन्ग क्रॉस बॉर्डर कर जाएगा। बहुत सारी कंट्री आप देखोगे, जैसे अफ्रीका वगैरह कंट्री के अंदर काफ़ी वायरस आते हैं, तो यूएस वगैरह तो वो तो फ्लाइट ही बंद करते थे, कोई अफ्रीका से नहीं आएगा इधर, है ना, ताकि डिजीज़ फैले ना। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे ये डिक्लेयर करते हैं। इससे पहले क्या कुछ डिक्लेयर हुआ स्वाइन फ्लू, पोलियो, जीका, इबोला 2 बार। तो इट मीन्स कि पहले एक बार अगर आपने एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, उसके बाद उसको हटा भी सकते हैं, जब नॉर्मल कंडीशन हो जाए देन उसके बाद भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर ये स्टेटमेंट आती है वो भी सही है यहाँ पे एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पे इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन। अगर आपने देखा है ऑस्ट्रेलिया वगैरह वाली कंट्रीज़ हैं, वो मान नहीं रही, अब ले नहीं रही इतनी जल्दी, है ना, किसी को रिस्ट्रिक्शन काफ़ी लगा दी, इंडिया ने भी काफ़ी लगा दी थी। तो अभी तो चलो ठीक है, लेकिन अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉरेन कंट्री के अंदर अप्लाई किया स्टडी के लिए, उन्होंने बोला पार्ट टाइम हम काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, है ना। अब उनकी पूरी की पूरी डिग्री इधर हो गई है, 2-2 साल जिन्होंने 1-1 साल की ली थी, वो इधर ही बैठे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। भाई इतने पैसे ऑनलाइन पढ़ने के लिए थोड़े दिए थे, है ना। अब बात करते हैं आगे, यहाँ पे एक नॉर्मल प्रोसीजर की बात करते हैं कि वायरस, अब ये सारा हो गया, नाम हो गया, ठीक है। अब वायरस हमारी बॉडी के अंदर जब जाता है तो वहाँ पे होता क्या है, जैसे हमारी नॉर्मल एक प्रोसीजर है, DNA है जो न्यूक्लियस के अंदर, वो mRNA के अंदर, मोर स्पेसिफिकली RNA याद रख लो, RNA के अंदर कन्वर्ट होता है, देन प्रोटीन वो बनाता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये चीज़ आप याद रखना। अगर DNA वायरस है तो वो हमारी बॉडी के अंदर गया, बॉडी के अंदर ये सेल है, सेल के अंदर चला गया, ठीक है। अब इसने अपना DNA रिलीज़ कर दिया और ये चला गया अपना न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर DNA, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक DNA से न्यूक्लियस के अंदर दूसरा DNA बन रहा है ना, रेप्लिकेशन जिसको बोलते हैं। तो बनते जाते ये भी उनके साथ मिल जाता है और इस अपना नंबर DNA का ग्रो करता है, और उसके बाद फिर न्यूक्लियस से बाहर आता है और असेंबली करता है, और अब ये सेल से बाहर ऐसे और सेल को इन्फेक्ट करता गया, ये काम करता है जो RNA वायरस है। अब RNA जो है अपना कोरोना भी RNA गया, RNA जो है, RNA ने क्या किया, यहीं से रेप्लिकेशन, जो साइटोप्लाज्म से ही RNA ने अपनी रेप्लिकेशन करके अपना नंबर इंक्रीज कर दिया। लेकिन क्या सारे DNA वायरस हमारे न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं, या सारे RNA हमेशा साइटोप्लाज्म के? नहीं, ऐसा नहीं। HIV वायरस इसकी एग्जांपल है, RNA। अब रेट्रोवायरस इसीलिए इसको बोलते हैं, RNA इसका पहले DNA के अंदर कन्वर्ट होता है,
ठीक है। अब डीएनए जब कन्वर्ट हो गया तो डीएनए की कॉपी बनती है। डीएनए की कॉपी कहाँ बनेगी? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए की कॉपी बनती है, उसके बाद ये अपना दोस्तों फिर आरएनए बनाता है और ये सारा जो फिर अपना असेंबली करता है और सेल से बाहर जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये डिटेल में एचआईवी के बारे में नहीं भी चक्कर पता, कोई चक्कर नहीं है, आपने बस इतना याद रखना है, डीएनए आरएनए। डीएनए वायरस जो नॉर्मली न्यूक्लियस के अंदर जाता है, अपनी ग्रोथ करता है। आरएनए वायरस जो नॉर्मली सेंटर साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है और वहीं से अपनी ग्रोथ करता है। अगर यूपीएससी पूछे कि जो आरएनए वायरस है वो हमेशा ही न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं, वो भी गलत है। अगर वो पूछे जो डीएनए है वो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर जाता है, वो गलत है। आरएनए हमेशा साइटोप्लाज्म के अंदर ही जाता है, वो भी गलत है ना। तो कई आरएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर भी जा सकते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर भी, जैसे हमने एचआईवी की एग्जांपल पढ़ी है। तो ये आपने थोड़ा सा चीज़ें ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं कि ठीक है ये काम तो हो गया, पेंडेमिक डिक्लेयर करना है। तो पेंडेमिक भी डब्ल्यूएचओ डिक्लेयर करता है, उसके लिए इसने फेजेस भी बनाए हुए हैं। उससे पहले देखते हैं एंडेमिक। एंडेमिक मतलब होता है जब एक ही एरिया के अंदर जो लोकेशन है वहाँ पर लिमिटेड जो डिजीज़ फैलती है। उसके बाद एपिडेमिक, यहाँ पर रैपिड स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। एंड देन पेंडेमिक, वो थ्रू आउट जब ये पूरा हो जाता है। तो अपना जो कोरोना है उसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया। लेकिन जब इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसके बेसिस के ऊपर डब्ल्यूएचओ ने फेसेस बनाए कि भाई कैसे किसी डिजीज़ को हम डिक्लेयर करेंगे कब पेंडेमिक। तो उसने बनाया कि जो पहले 3 फेज हैं वहाँ पे जो डिजीज़ है ये मेनली एनिमल के अंदर देखी जाएगी। ह्यूमन इन्फेक्शन जो है वो बहुत ही लिमिटेड होगी, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए ह्यूमन के अंदर यहाँ पे एनिमल डोमिनेट कर रहे हैं, ह्यूमन के अंदर लिमिटेड, अगर ह्यूमन टू ह्यूमन अब इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो गई है ना, क्योंकि बढ़ेगी, तब ये फेस आएगा 4। उसके बाद जब ह्यूमन के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ गई तो 5 और 6 फेस यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देंगे पेंडेमिक, ठीक है। इसके बाद पोस्ट जब पेंडेमिक स्टेज है उसके बाद दोबारा पीक भी आ सकती है, जैसे अपनी वेव्स आ रही हैं बार बार, है ना। तो ये तो चलो चीज़ें होती हैं डिजीज़ के अंदर। खैर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब चलो पेंडेमिक भी डिक्लेयर हो गया, अब सपोज करो इंडिया के अंदर वायरस आ गया। अब इंडिया के अंदर कैसे फैलता है उसके बारे में बात करेंगे। पहला आया कि बाहर से बंदा आया, है ना। अब एयरपोर्ट पर उतरा और वहाँ पर उसको कोविड था, हमने ट्रेस नहीं किया, वो आ गया। वो होती है फर्स्ट स्टेज, इम्पोर्टेड केसेस, जहाँ पे आपका बाहर जो है फॉरेन से उसके इम्पोर्टेड केसेस होते हैं। अब ये बंदे की वजह से जो लोकल ट्रांसमिशन होता है, लोकल पॉपुलेशन को होता है, उसको बोलते हैं स्टेज 2 आ गई, जिसको बोलते हैं लोकल ट्रांसमिशन। उसके बाद कम्युनिटी ट्रांसमिशन। कम्युनिटी ट्रांसमिशन के अंदर जैसे मान लीजिए किसी को कोविड है तो आपने ट्रेस किया, अच्छा इसको कोरोना है, तो आपने पूछा पहले किससे मिला था, उससे मिला था, ये वो सारा, आप उसका ओरिजिन नहीं ट्रेस कर पाते कहाँ से वो आया, ठीक है। बेसिकली वो ट्रेसेबल ट्रांसमिशन रहती है। जनरली बस आया कोविड, अगर आप देखो कि पहले हमने काफ़ी ट्रेस करने स्टार्ट किए थे, है ना, उसको पकड़ो, इसको इधर से वो चेन बनाते थे पूरी, अब चेन वाला कुछ है ही नहीं है ना। तो यहाँ पे जो वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन के अंदर आपको सिर्फ पेशेंट आया, आपको पता है इसको कोरोना है, आप पर्टिकुलर ट्रेस नहीं कर पाते कि ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई और ये चेन कैसे बनी, ठीक है। उसके बाद एपिडेमिक स्टेज आती है। तो इंडिया को बोला गया कि भाई आप कम्युनिटी ट्रांसमिशन इंडिया के अंदर है, इंडिया वालों ने मना कर दिया, मई 2021 के अंदर मना कर दिया था। उसके बाद भी कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं है जहां पे इंडिया ने एक्सेप्ट किया हो हमारे कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन के अंदर मैंने आपको बोल दिया कि ठीक है कि यहाँ पे कोई ट्रेस हम कर नहीं सकते कि ओरिजिन कैसे है। तो इंडिया ने फिर क्या बोला, क्या केसेस है, तो इंडिया ने बोला कम्युनिटी ट्रांसमिशन से पहले एक और स्टेज आती है जिसको बोलते हैं क्लस्टर ऑफ केसेस। क्लस्टर ऑफ केसेस मतलब कुछ इस रीजन के अंदर, जैसे महाराष्ट्र के अंदर कुछ अपने केसेस बढ़ गए, कोई किसी और स्टेट के अंदर कुछ केसेस बढ़ गए, तो क्लस्टर के अंदर बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि थ्रू आउट इंडिया ये बहुत ही स्पीड से बढ़ रहे हैं। सो इंडिया ने बोला कि क्लस्टर ऑफ स्टेजेस ठीक है, ये अच्छा नाम है, लेकिन हाँ कम्युनिटी ट्रांसमिशन बहुत सारी कंट्रियों ने डिक्लेयर किया, यूएस से लेके ब्राज़ील, यूके, फ्रांस वगैरह, ये सारी कंट्रियों ने डिक्लेयर किया है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन की मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एक क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन कब होता है? व्हेन न्यू केसेस इन लास्ट 14 डेज, नए केसेस जो लास्ट 14 डेज के अंदर कैन नॉट बी ट्रेस्ड टू दोज हु हैव इंटरनेशनल ट्रेवल हिस्ट्री, व्हेन केसेस कैन नॉट बी लिंक टू स्पेसिफिक क्लस्टर। ना ही आप किसी क्लस्टर से डिक्लेयर कर सकते हो, मतलब जनरल इन्फेक्शन हो जाती है तो वहाँ पे आपको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन के अंदर भी फर्दर ग्रुप्स हैं, CT1 एंड CT2, नहीं याद करने की जरूरत, वैसे भी CT1 लो इंसिडेंट और उसके बाद थोड़ा सा हाई, तो ये इसके बारे में कुछ नहीं हमने याद करना, बस इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी ध्यान रखना। और ये क्लस्टर ऑफ केसेस क्या है ये हमने बता दिया मैंने आपको कि ठीक है, ये भी इंपोर्टेड केसेस से नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कम्युनिटी स्टेजेस से पहले वाली स्टेज है जहाँ पे क्लस्टर के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन हो गया, अब हमने लोगों के अंदर चला गया, है ना। पहले हमने देखा ओरिजिन, उसके बाद नाम भी रखा उसका, अब वो उसके बाद इमरजेंसी डिक्लेयर की, बाकी कंट्री के अंदर आया,
फिर इंडिया के अंदर आया, इंडिया के अंदर कैसे ट्रांसमिशन इसका हुआ, अब हम वो सारा लोगों के अंदर आ गया। अब हमें डिटेक्ट करना है, तो अब डायग्नोस्टिक टेक्निक कौन कौन सी हैं इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब डायग्नोस्टिक टेक्निक की बात करते हैं। RT-PCR, रियल टाइम PCR भी बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन भी बोलते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्टेज बोलूँगा मैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए नॉर्मली DNA कन्वर्ट होता है अपना RNA के अंदर, है ना, लेकिन यहाँ इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अगर मैं बोलूँ RNA जो वायरस है अपना ये वाला कोरोना, अब इसके अंदर तो RNA, तो RNA को हमने DNA के अंदर कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन थी, तो ये क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब ये PCR जो है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो DNA का नंबर काफ़ी बढ़ाता है, उसको DNA चाहिए, है ना। मान लीजिए PCR है, PCR के अंदर मैंने DNA डाला, उसके DNA की काफ़ी कॉपीज बना देगा, उसकी वजह से हम डिटेक्ट कर पाते हैं वायरस को या कोई भी डिजीज़ को। अब यहाँ पे ये तो RNA है ना, अब इसको सीधा नहीं डाल सकती, तो इसको क्या करेंगे, पहले RNA को DNA के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको सिंपल प्रोसेस है, RNA को आपने DNA के अंदर कन्वर्ट किया, अब DNA के अंदर कुछ कोडिंग होती है ना। अब ये कोडिंग जैसे मान लीजिए A है, A के ऑपोजिट T है, ठीक है, एक स्ट्रैंड है DNA का, ये दूसरा है, मैंने उसको हीट किया अराउंड 90 to 95 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या किया, इसको दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दिया, ये वाला एक स्ट्रैंड आ गया अपना, ये दूसरा। यहाँ पे प्राइमर लगाया जाता है, प्राइमर इन द सेंस कि जो यहाँ पे ग्रो करेगा ऑपोजिट स्ट्रैंड इसको कंप्लीट करेगा। अब ये कंप्लीट हो गया, तो अब यहाँ पे हमने 1 से स्टार्ट किया था, अब कितने बन गए, 2। ठीक है, अब ये 1 से 2 जो बनते हैं इसको बोलते हैं PCR साइकिल। ठीक है, अगर आप देखोगे 2 से मैंने 4 बना दिए, 4 से 8 बना दिए, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, DNA का नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, ताकि हमें जो डिटेक्ट करना है वो बहुत ही इजी रहे। ठीक है, आगे जाके इसके देखेंगे, तो पहले देखते हैं। अब RT-PCR बेस के ऊपर जो नॉर्मल टेक्निक है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डायग्नोस्टिक टूल है, तो कौन कौन से हैं, पहले है कोबास 6800। ठीक है, ये 1200 सैंपल इन 24 आवर देता है। अगर आप देखोगे RT-PCR जनरल था पहले, तो उसके अंदर काफ़ी टाइम लगता था, तो अब यहाँ पे डायग्नोस्टिक टूल नए नए आने लगे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी और हेपेटाइटिस B, C वगैरह उनको भी डिटेक्ट करता है, तो काफ़ी बड़ी स्ट्रक्चर थी। तो उस टाइम पे ऊपर मास जो डायग्नोसिस चाहिए था, इसलिए लेके आए। CT साइकिल की बात करते हैं। अब यहाँ पे CT वैल्यू की बात आएगी हमें समझ, इसका नाम है साइकिल थ्रेशोल्ड। जब मैंने RT-PCR के अंदर आपको बताया था PCR साइकिल, जब 1 से हम 2 कन्वर्ट करते हैं, मान लीजिए 1 है, 1 से आपने 2 बनाए, 2 से 4 बनाए, 4 से 8 बनाए, अब ये है 1 2 3। ठीक है, अब ये साइकिल है, मतलब कि आपने पहले 1 DNA था, 1 से आपने 2 बनाया, ये 1 साइकिल हो गया, 2 से 4 बनाए, 2 साइकिल हो गए, है ना, तो हम 3 साइकिल हो गए। ये अलग अलग साइकिल हम बढ़ाते जाते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट आ रहा है, पेशेंट के अंदर बॉडी के अंदर वायरस है, ठीक है, कोरोना है, उसको हमने उसको कितनी बार मल्टीप्लाई किया, लेट अस सपोज हमने किया मल्टीप्लाई, अब वायरस को 3 बार आपने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मतलब आपने DNA उसका RNA को DNA के अंदर कन्वर्ट किया, और PCR के अंदर आपने उसको 3 बार मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, अब जब 3 साइकिल घुमाए, तो आपने देखा कि जो वायरस है वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा, आपको पता नहीं चल रहा है पेशेंट को कोविड है कोविड नहीं। अब इसका कारण हो सकता है उसकी बॉडी के अंदर जो वायरस है अभी कम हो, है ना, विद द टाइम वो ग्रो करता जाएगा और हम डिटेक्ट कर पाएंगे। इसको लेते गए, अब हमने 3 साइकिल घुमा दिए, करते करते हमने 35 साइकिल घुमा दिए। ठीक है, 35 बार हमने उसको उसकी ग्रोथ कर दी। अब यहाँ पे डिटेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है। हमने पहले यहाँ पे 4 थे, अब 8 थे, उसके बाद 35 तक तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो इसी पेशेंट का जो हमने 3 साइकिल जब कन्वर्ट किए थे, तो हमें डिटेक्ट नहीं हो पा रहा, अब हमने 35 तक ले गए। यहाँ पे चांसेस है कि कोरोना यहाँ पे डिटेक्ट हो जाए। इट मीन्स के CT वैल्यू जो है, इसको बोलते हैं CT वैल्यू, जो साइकिल थ्रेशोल्ड इन द सेंस कि गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि 35 रहेगी CT वैल्यू 35, मतलब आपने ये साइकिल 35 तक घुमाना है। अगर पेशेंट का वायरस डिटेक्ट हो गया तो उसको कोविड है, अदरवाइज अगर नहीं हुआ तो नहीं। मान लीजिए अब कोई पेशेंट है, 35 तक हमने घुमा लिया, तो अब उसके बॉडी के अंदर हो सकता है वायरस बहुत कम हो, तो हमें डिटेक्ट नहीं हुआ, तो हम ले गए उसको 50 तक हो सकता है डिटेक्ट हो, लेकिन गवर्नमेंट ने 35 रखा है, तो इट मीन्स के 35 के ऊपर जब भी जाएंगे वो जाएंगे नहीं, तो यहाँ पे ये पेशेंट नेगेटिव आएगा। लेकिन हाँ, अगर हम वैसे चाहे तो 50 तक जाए तो हो सकता है वो पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, इट मीन्स कि जितनी आपकी CT वैल्यू होगी, जितनी ज़्यादा होगी, उतने ज़्यादा चांसेस हैं पेशेंट के जो हम डिटेक्ट करने से कि उसकी बॉडी से हम डिटेक्ट कर पाएँ वो कोविड पॉजिटिव है नहीं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अराउंड आई थिंक 24 बोला था, 24 कर दो,
तो अब देखो महाराष्ट्र के अंदर कितने केसेस आए। अगर मान लीजिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिमांड कर रही थी उस टाइम पे 24, इट मीन्स कि महाराष्ट्र के अंदर केसेस कम हो जाते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होंगे कि आपने 30 बार घुमाया तब उनकी बॉडी के अंदर पॉजिटिव आया। तो यहाँ पे ये आपने याद रखना है, जितनी सीटी वैल्यू कम होगी उतने ही कम चांसेस है पेशेंट की बॉडी के अंदर हम डिटेक्ट कर पाएँ कि उसको कोरोना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 35 इन्होंने जो थ्रेशोल्ड रखी थी। अब यहाँ पे आ गया एक और, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, डायग्नोस्टिक टूल, ये है आरटी लैंप। आरटी लैंप के अंदर क्या है, जैसे हमने अभी आरटीपीसीआर पढ़ा, आरटीपीसीआर के अंदर मैंने आपको बताया 90 to 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम रखते हैं। ये अलग अलग चेंज करते हैं जब उसको हीट करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको डिफरेंट टेम्परेचर रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल ये एक ही रखना पड़ता है, तो थोड़ा सा इजी है। लेकिन हाँ, इसका प्रोसीजर भी आरटीपीसीआर है। तो आपको क्या याद रखना है, आरटीपीसीआर इसके बेस के ऊपर कितने टेस्ट आए, बस उनके नाम याद रखने। यूपीएससी के अंदर अगर पूछा गया तो कोवी रैप आ गया, आईआईटी खड़गपुर ने बनाया। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक जो टेस्ट है, ठीक है, द टेस्ट इज कंप्लीटेड विद इन आवर। ठीक है, यहाँ पे जो एक टेस्ट है ये 1 घंटे के अंदर ही कंप्लीट कर देते हैं। आरटीपीसीआर 3 से 4 घंटे लेता है, तो इट मीन्स ये तो फास्ट है। दूसरा जो फेलूदा टेस्ट है जो आएगा आगे, तो इतना याद रखना, फेलूदा टेस्ट किसके ऊपर बेस्ड है, CRISPR-Cas9 के ऊपर। ठीक है, जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है उसके बेस के ऊपर है। ठीक है, अब ये उससे बेटर है। ठीक है, क्योंकि फेलूदा टेस्ट के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा आपको एक्सपर्टनेस भी चाहिए, उसके बाद ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है क्योंकि ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। इसके बाद एक और आ गया कोरोश्योर, ये भी आरटीपीसीआर बेस्ड है। अभी रिसेंटली अब सेलाइन गार्गल आरटीपीसीआर टेस्ट है, अभी 1 हफ्ता पहले की बात है। अब ये किसने बनाया, NEERI, पहले तो आपने नाम याद रखना है। इन्होंने ये टेस्ट बनाया है। इसके अंदर क्या है, जैसे पहले क्या था, स्वैब लेते थे नाक से, है ना, बहुत डिफिकल्ट था। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास सेलाइन की ट्यूब आएगी छोटी सी, उसके अंदर सेलाइन होगा, आपने पीना है और गार्गल करने और उसके ट्यूब के अंदर दोबारा भर के टेस्ट के लिए भेज देना। पहले तो आपको जाना पड़ता था टेस्ट करवाने, वहाँ पे भी एक्सपर्ट बंदा चाहिए, दूसरे बंदे से कैसे होगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, घर बैठे आपने सैंपल दिया और भेज दिया। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट है। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अदरवाइज बहुत सारे जो थे वो टेस्ट नहीं करवाते थे भाई, उनको मतलब ईजी नहीं लगता कि, है ना, वहाँ पे डिफ़िकल्टी फेस होती है। तो अब इन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME को भेज दिया है कि एक लार्ज स्केल के ऊपर ये टेस्ट प्रोड्यूस किया जाए, ताकि हम गार्गल से ही जो पता कर सके किसी को कोरोना है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये उसका हो गया। अब बात करते हैं RT-PCR के टेस्ट, और उससे जो भी हमने एग्जाम्पल पढ़ी जो बनी वो चलो हो गया। अब बात करते हैं एंटीजन। अगर आपने देखा होगा भाई, एंटीजन टेस्ट करते हैं कि ठीक है, वो लेके स्ट्रिप सी, है ना, तो ऑन द स्पॉट बता देते हैं। उसके बाद फिर दोबारा कंफर्म करने के लिए RT-PCR जरूर करवाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर एंटीजन टेस्ट करवाते हैं। अब ये एंटीजन टेस्ट के अंदर होता क्या है, देखो यहाँ पे पहले हमने डिटेक्ट करना है एंटीजन। हमारी बॉडी के अंदर जो बाहर से आता है, जैसे कोरोना वायरस आया, हमारी बॉडी ने उसके रिस्पॉन्स में कुछ प्रोड्यूस किया, हमारी बॉडी ने प्रोड्यूस किया एंटीबॉडी, है ना। यहाँ से जो बाहर से आया है वो वायरस है ना, वो है एंटीजन, है ना दोस्तों। अब ये एंटीजन को हमने डिटेक्ट करना है। मान लीजिए किसी को कोविड है, आपने एक तो RT-PCR से हम डिटेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ से हमने जो डिटेक्ट करना है वो ऑन द स्पॉट है। अब ये कैसे डिटेक्ट करते हैं, मेरे पास एक स्ट्रिप है, ये तो चलो कॉम्प्लिकेट रहता है, एक ईजी समझने के लिए। यहाँ पे स्ट्रिप के अंदर मैं क्या करता हूँ, एंटीबॉडी रख दी, जो कोरोना के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडी मैंने रख दी। अब यहाँ से पेशेंट के यहाँ से नेजोफेरिंक्स से सैंपल लिया हमने, और वो सैंपल हमने यहाँ पे इसके ऊपर रख दिया। अब इस सैंपल के अंदर क्या हो सकता है, या तो एंटीजन हो सकता है, मतलब कोरोना हो सकता है ना, यस और नो, या नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए इसके अंदर है, कोरोना है, अब यहाँ पे जो एंटीबॉडी है वो कौन सी है, जो कोरोना के रिस्पॉन्स के अंदर बनती है। अब ये जो एंटीबॉडी एंड एंटीजन है ना, एंटीबॉडी एंड एंटीजन जब मिलते हैं एग्जैक्टली इस स्ट्रिप के ऊपर, तो यहाँ पे कलर चेंज आता है, कलर चेंज आता है। तो हमें एग्जैक्टली उसी टाइम पे पता चल जाता है कि ठीक है यार, ये तो इसको जो कोरोना है उसके चांसेस हैं, लेकिन हाँ फिर भी कंफर्म करने के लिए हम RT-PCR करवाते हैं। अगर मान लीजिए नहीं है तो यहाँ पे कोई कलर नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो ये ऑन द स्पॉट हम देख सकते हैं, लेकिन हाँ इतना RT-PCR जितना अच्छा नहीं है। उसके बाद एंटीजन टेस्ट कर लिया। अब पेशेंट को मान लीजिए कोविड था, ठीक है जी, अब उसकी बॉडी के अंदर एंटीजन गया और उसके बाद उसकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई, है ना, एंटीबॉडी बनाई। पहले हमने क्या किया, एंटीजन टेस्ट किया। एंटीजन टेस्ट के अंदर हमने क्या किया था, एक स्ट्रिप थी उसके अंदर एंटीबॉडी रखी और यहाँ पे एंटीजन डाल दिया और रंग चेंज हो गया और हमें पता चल गया। अब हमें एंटीबॉडी टेस्ट करनी है। एंटीबॉडी के अंदर हम उल्टा कर देंगे,
एक स्ट्रिप है, इसके अंदर आपने एंटीजन रख दिया, एंटीजन रख दिया, एंटीबॉडी डालोगे, दोनों अगर मैच हुए तो कलर चेंज हो गया और पता चल गया, जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी टेस्टिंग। लेकिन दोनों में अंदर क्या फ़र्क है फिर? देखो, जो एंटीजन टेस्ट है, मतलब जिसके अंदर हम कोविड निकाल रहे हैं, वो तो एक तो आपको जब पेशेंट को कोविड होगा उसी टाइम पे पता चलेगा, उसी टाइम पे हम टेस्ट कर सकते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो हम बाद में भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि एंटीबॉडी तो हमारी बॉडी के अंदर रहती हैं। जैसे कोविड हुआ किसी को, अब हुआ, उसके बाद हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, उसके बाद भी उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है। सो इट मीन्स कि जब वो कोविड से रिकवर भी हो गया, उसके बाद हम ये टेस्ट कर सकते हैं उसकी बॉडी के अंदर, चेक करना कि एंटीबॉडी है या नहीं। अगर है इट मीन्स उसको कभी ना कभी कोविड हुआ था। दूसरी बात यहाँ पे मैं करता हूँ कि जो एंटीजन था वो तो हमने नेजल से स्वैब लिया, लेकिन एंटीबॉडी कौन बनाता है? बी टी सेल, है ना, WBC के पार्ट, जो ब्लड के पार्ट है, तो वो तो ब्लड के अंदर बनती है। सो इट मीन्स कि वहाँ पे तो हमने नेजोफेरिंग से सैंपल लिया था। एंटीबॉडी टेस्ट के अंदर कहाँ से लोगे? ब्लड के अंदर। अगर नाक से लोगे वहाँ पे एंटीबॉडी नहीं है, वहाँ पे थोड़ी मिलेंगे, वहाँ पे एंटीजन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सैंपल ब्लड से लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंटीबॉडी टेस्ट कौन सा बनाया? कोविड कवच अलीजा बनाया गया। इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट है दोस्तों ये, ठीक है। यहाँ पे कौन सी बॉडी एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर रहे हैं? IgG, GAMDE, ये सारी टाइप की होती हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे हमने सलाइन गार्गल वाला बनाया, तो यहाँ पे भी यूएस ने बनाया था, मतलब हमने तो अभी बनाया, वो पहले की बात है। सलाइवा डायरेक्ट, तो इन्होंने बोला कि ठीक है, जैसे पहले तो नेजल से आपने सैंपल लिया, उसके बाद RT-PCR के अंदर भेज रहे हो, है ना सारा, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सलाइवा ले रहे हैं। सलाइवा को हम फिर RT-PCR के थ्रू ही, मतलब बाकी प्रोसेस सेम है, सिर्फ जो सैंपल लेने की टेक्निक है वो अलग है। इसको बोलते हैं सलाइवा डायरेक्ट टेस्ट। ये भी इसीलिए बनाया गया कि बहुत लोगों को डिफ़िकल्टी आती थी सैंपल देने में। इकोसेंस, ठीक है जी, ये भी यहाँ पे सलाइवा को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा फेलूदा टेस्ट, CRISPR-Cas9, जो ये बस इतना याद रख लेना, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। 2 बार UPSC के अंदर क्वेश्चन आ चुका है CRISPR-Cas9 का, हमने भी काफ़ी बार किया है, तो आज भी देख लेंगे थोड़ा सा। अभी रिसेंटली M शेरलॉक की बात करते हैं। M शेरलॉक, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी ये आर्टिकल आया था। यहाँ पे क्या है? ये भी सलाइवा से सैंपल लिया जाता है। सलाइवा के अंदर देखो दोस्तों, अब ये किसके ऊपर बेस्ड है? बस यही याद रखना अगर आप प्री एग्जाम दे रहे हो, CRISPR-Cas के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे क्या करते हैं, जो सलाइवा के अंदर सलाइवरी न्यूक्लियस होता है, जो हमारा RNA को डिस्ट्रॉय कर देता है। पहले हम इसको डीएक्टिवेट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि अब आपने जो RNA निकाला, RNA को पहले तो एग्जैक्टली जो अगर CRISPR-Cas9 की बात करूँ, ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, यहाँ पे RNA गाइड होती है, ठीक है। जैसे कोई ये है, अगर मुझे चाहिए कि मान लीजिए लेटेस्ट पोज AT, ये वाली लोकेशन ही चाहिए, तो मैं वैसा ही कोडिंग, ऑपोजिट कोडिंग RNA की भेजूंगा, ठीक है। अब RNA जो एग्जैक्टली इसी लोकेशन के ऊपर आकर अटैच हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि यही एग्जैक्ट लोकेशन है। उसके बाद मैं जो मॉलिक्यूलर सीजर है उससे उसको कट कर दूंगा, ये इसके बेस के ऊपर ये काम करती है, ठीक है दोस्तों, CRISPR-Cas9। तो ऐसा आपको, ये तो मैंने थोड़ा सा वैसे आइडिया दिया है समझाने के लिए, तो आपको याद रखना है ये CRISPR के ऊपर बेस्ड है, बस इतना याद रखना। इसके अलावा प्लाज्मा थेरेपी, ये 2 मिनट सीरीज़ जो है स्लीपी क्लासेस की, वहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, 10-15 मिनट का टॉपिक होगा, तो उसको आप ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि ये वैसे ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आपको ब्लड के अंदर क्या क्या होता है और कैसे हमारी एंटीबॉडी बनती है, वो सारा मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है। एंटीसीरा, अगर मेरी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आ जाए, मेरी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, लेकिन ये तो चलो ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे एक स्टडी हुई, यहाँ पे इन्होंने हॉर्स के अंदर एंटीजन डाला, मतलब इनएक्टिवेटेड सार्स कोरोना वायरस। ये इनएक्टिवेटेड है, जो हमें नॉर्मली जिससे कोविड होता है वो एक्टिवेटेड होता है, वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है। तो ये इनएक्टिवेटेड है, वैक्सीन के अंदर यूज़ किया जाता है, हम आगे पढ़ेंगे इसी के अंदर। तो यहाँ पे इनएक्टिवेटेड भेजा गया, और वहाँ पे जो रिस्पॉन्स के अंदर एंटीबॉडी बनती है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनती है। अब वो एंटीबॉडी को निकाल के हम लोगों के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टडी थी एंटीसीरा की, लेकिन खैर वो तो बहुत लार्ज स्केल के ऊपर अभी कुछ ऐसा है नहीं। प्रोजेक्ट कार्ड की बात करते हैं, तो जो प्रोजेक्ट कार्ड नीति आयोग ने बनाया, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इन्होंने प्राइवेट कंपनी को बोला कि जो भी एंटीबॉडी जो टेस्ट किट्स है ना, उनका हम जो सपोर्ट दी गई कि हम इसको लार्ज स्केल के ऊपर प्रोड्यूस करें। तो 2 चीज़ें याद रखनी है, नीति आयोग और ये किससे रिलेटेड है, जो डायग्नोस्टिक किट्स से। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन, कोई भी DNA है, सॉरी कोई भी वायरस है, जैसे अपना कोरोना वायरस है, इसका जो जेनेटिक सीक्वेंस है कि जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं, है ना, न्यूक्लियोसाइड, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी इसकी कोडिंग है, अगर सिंपल भाषा में बोलूँ, कोडिंग है वो कैसे अरेंज्ड है। अब ये जो अरेंजमेंट है,
इसको हमने देखना है। अब ये देखना क्यों होता है भाई, इसके ऊपर ही हम पता करते हैं कि कहीं वायरस का जो नया वेरिएंट तो नहीं आ गया। अगर ये सीक्वेंस हमें पता है तो हम बहुत सारी वैक्सीन भी इजीली बना सकते हैं। आरएनए बेस्ड वैक्सीन है, डीएनए बेस्ड वैक्सीन है, ये सारी वैक्सीन ऐसे ही बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन लेके आए, अब ये एफिशिएंटली है, जो न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस है वो बेटर वे से बताती है। आरटीपीसीआर के कंपैरिजन अगर बात करें तो ये इसकी सेंसिटिविटी भी अच्छी खासी है एज़ कम्पेयर टू आरटीपीसीआर, ठीक है जी। ओके, इसके बाद अतुल्य आया। अतुल्य क्या है बेसिकली, अतुल्य के अंदर हम माइक्रोवेव स्टरलाइजर है जिसका नाम अतुल्य है, पहले इतना ही याद कर लेना। ये जो वायरस है उसको डिसइंटीग्रेट करता है, ठीक है। अराउंड 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम रेज करते हैं और अपना कोविड को हम जो है डिसइंटीग्रेट करते हैं इसके अंदर। तो लेकिन ये सिर्फ नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट के लिए, ऑल्दो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट सी टेक्नोलॉजी एक, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये भी रिसेंटली हमारी पार्लियामेंट के बारे में बात की गई थी, इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये तो थे डायग्नोस्टिक टूल्स और कुछ एग्जांपल्स, है ना। तो अगर मेजर की बात करूँ, ज़्यादा चांसेस हैं आरटीपीसीआर, एंटीजन टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि लोगों के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी टर्म्स हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव रेशियो क्या होता है। रिप्रोडक्टिव रेशियो होता है कि एक बंदे से डिजीज़ कितने लोगों को फैलती है। अगर 3 को फैल रही है तो मैं बोलूँगा R0 फैक्टर इज इक्वल टू 3। इट मीन्स कि R0 फैक्टर जो आपका जितना ज़्यादा होगा, लेट अस सपोज R0 फैक्टर इज इक्वल टू 10, तो आपका वो एक बंदा का पोटेंशियल है कि 10 लोगों को कोविड कर देगा। जितना ज़्यादा होगा उतनी जल्दी फैलेगा। अब बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट है 3 नंबर का। 3 नंबर कौन से हैं? पहले, नंबर ऑफ डेज एन इन्फेक्टेड पर्सन रिमेन इन्फेक्शियस, कि कितने दिन, जैसे मान लो एक इंसान है वो 5 दिन इन्फेक्टेड रहता है, दूसरा 10 दिन रहता है, ठीक है। तो आपने आइसोलेट भी कुछ नहीं यहाँ पे किया, ठीक है जी। अब ये वाला 5 दिन जो रहता है उसके तो चांसेस कम है एज़ कम्पेयर टू जो 10 दिन इन्फेक्टेड रहता है बाकियों को इन्फेक्शन देने के, है ना। सो इट मीन्स कि 10 वाले का जो R0 फैक्टर भी ज़्यादा होगा। दूसरा, नंबर ऑफ ससेप्टिबल पर्सन अवेलेबल टू इन्फेक्ट, उसके आसपास कितने हैं? 2 पर्सन है, ए बी। अब यहाँ पे इसके आसपास 5 है, इसके आसपास 3 है। पहली बात तो यहाँ पे 5 ज़्यादा है ससेप्टिबल, तो ये इसका R0 फैक्टर ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेगा। दूसरा केस ये है कि मान लीजिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है ना। यहाँ पे 5 में से 4 जो हैं अब ये वैक्सीनेटेड है, तो यहाँ पे एक ही ससेप्टिबल है, लेकिन यहाँ पे कोई भी वैक्सीनेटेड है तो 3 ससेप्टिबल है, तो कितनों को हो सकता है। इसके बाद है चांस दैट ससेप्टिबल पर्सन गेट इन्फेक्टेड। अब ये जो ससेप्टिबल पर्सन जो है उसको इन्फेक्शन हो जाए, उसके कितने चांस है? उसके ज़्यादातर चांसेस क्या होंगे कि वो उसके साथ हंस हंस के बातें कर रहे हैं, पास में खड़े हैं, है ना। तो वो मास्क नहीं लगा रहा, या कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं कि जो अगर नहीं आप उसको फॉलो करोगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको इन्फेक्शन हो जाए। अब बात करते हैं हर्ड इम्यूनिटी की। यहाँ पे चलते हैं नो हर्ड इम्यूनिटी एंड हर्ड इम्यूनिटी। फ्री राइडर, द केस ऑफ फ्री राइडर। तो यहाँ पे क्या है कि भाई किसी कंट्री को कितना वैक्सीनेट करें, है ना, या मतलब कितनी लोगों में इम्यूनिटी है, चाहे वो वैक्सीन से आए, चाहे वो कोरोना वायरस उसको कोविड हुआ उसके बाद आए। अब कितना करें ताकि यहाँ पे जो इम्यूनिटी आ जाए। यहाँ पे केस 1 है, यहाँ पे केस 1 के अंदर ये सारे जो ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं इन सभी को कोविड हो सकता है, और जो रेड हैं ये हैं इन्फेक्टेड जिनको कोरोना हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे रेड वाले जो तेज़ी से इसको बाकी लोगों को इन्फेक्शन कर देंगे, यहाँ पे सारे हो जाएंगे। ये है जब कोविड नया नया आया था, कुछ नहीं था उस टाइम पे। अब बात करते हैं कि हमने कुछ लोगों को वैक्सीनेट भी कर दिया, कुछ लोगों को कोरोना है उसकी वजह से इम्यूनिटी आ गई, कुछ लोगों को वैक्सीन की वजह से इम्यूनिटी आ गई, ठीक है जी। तो यहाँ पे बात करते हैं ये जो ग्रीन कलर की हैं ये इनकी बॉडी के अंदर है इम्यूनिटी। ये जो फिर भी जो स्काई ब्लू है यहाँ पे नो इम्यूनिटी, इनकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी नहीं है, ना इन्होंने वैक्सीन लगाई, ना कोविड हुआ, कुछ भी नहीं, ठीक है दोस्तों। अब इनको हो सकता है ना। तो जो रेड है ये है कोविड, इनको कोविड है। अगर आप ये देखोगे, मान लीजिए यहाँ पे रेड ने ब्लू को करना था, सीधा कर देता। यहाँ पे रेड ने ब्लू के पास जाना है, तो यहाँ पे बीच में क्या आ रहे हैं? ग्रीन वाले। ग्रीन वाले कौन है? जिनकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी है। सो इट मीन्स कि यहाँ पे इनको नहीं होगा तो आगे इनको ट्रांसफर होने का कम चांसेस है, ठीक है। तो अभी जैसे इंडिया के अंदर जैसे हम 70 to 80% बोलते हैं कि अगर लोगों के अंदर इम्यूनिटी आ जाए तो जो कोविड का ट्रांसमिशन है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि बीच में बैरियर बन जाता है। सो 100% टारगेट नहीं, 70 to 80% टारगेट रखेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ पे हर्ड, इसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। सो हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करना है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं डबल म्यूटेंट वायरस की। तो ये थोड़ा सा टॉपिक पुराना हो चुका है। डबल म्यूटेंट मतलब पहले एक म्यूटेशन हुई, उसके बाद दूसरी म्यूटेशन हुई, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कंटेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये अपना है कोरोना वायरस दोस्तों,
यहाँ पे ये है इसके स्पाइक प्रोटीन। हमारी बॉडी के अंदर जो ये वायरस गया तो यहाँ पे लंग्स के अंदर कोई सेल है, तो ये मान लीजिए कोई सेल है अपना, ठीक है जी, ACE2 यहाँ पे लगा हुआ है और ये इसका रिसेप्टर है, सिंपल भाषा में मैं बात करता हूँ, रिसेप्टर है। तो यहाँ पे जो स्पाइक है इसके साथ अटैच होगा, है ना। अब ये अटैच होगा तो हमारी बॉडी के अंदर चला गया, ठीक है जी। अब सपोज करो इसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है वायरस के अंदर। अब म्यूटेशन ऐसी हुई कि अब जो इसका स्पाइक है ये बड़ी जल्दी, पहले मान लीजिए थोड़ा टाइम लगता था या कम चांसेस थे, अब ये बहुत चांसेस बढ़ गए कि ये बड़ी जल्दी अटैच होता है और बॉडी के अंदर चला जाता है। ये होगी म्यूटेशन। म्यूटेशन से मतलब ट्रांसमिशन इंक्रीज हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी म्यूटेशन हो कि जो अब ये हमारा जो रिसेप्टर है उसके अंदर फिट ही नहीं आ रहा और हमारी बॉडी के अंदर ये ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा, है ना। तो ये भी चांसेस हैं। तो इट मीन्स के म्यूटेशन की वजह से जो मिशन है वो इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ से जो चीज़ें निकल के आती हैं हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इंसाकॉग, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, GSAT के बारे में यहाँ पे दिया हुआ। ये नए वेरिएंट है लेकिन इनके नाम रख दिए हैं अभी, तो उसके बारे में बात करेंगे। अब वेरिएंट के बारे में बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे ये वाली चीज़। तो अब बात करते हैं जो मैं अभी बात कर रहा था यहाँ पे कि म्यूटेशन की वजह से इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी। तो हम कैसे पता करें कि भाई कोई वायरस है ये ज़्यादा खतरनाक है या कम खतरनाक है? तो पहले क्या होता है, सबसे पहले स्टेटस दिया जाता है VOI का, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि कोई ऐसा वायरस जो प्रेडिक्ट कर लिया कि इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, कि मतलब ये बहुत तेज़ी से फैलेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरा, सिग्निफिकेंट कम्युनिटी ट्रांसमिशन का फैक्ट है हमारे पास पूरा उसका, कि जो नया वेरिएंट आया ये हो सकता है। कैन लीड टू इंक्रीज इन पॉजिटिव केसेस, और ये बहुत तेज़ी से, मतलब मोटा मोटा इतना समझो कि कोई वायरस है उसके अंदर कुछ चेंजेस आई हैं, कोई म्यूटेशन हुई है और हमें ये पता है कि जो नया वेरिएंट है ये काफ़ी तेज़ी से फैलेगा, हमारे पास ऐसा पूरा हो, तो हम उसको स्टडी करेंगे, है ना, कि उसको चेक करेंगे, उसको देखेंगे, उसको ट्रेस करेंगे। सो अब ये हमारा इंटरेस्ट का टॉपिक बन गया, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। अब जब ये फैल गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, इंक्रीज इन ट्रांसमिसिबिलिटी, एविडेंस मिल गया हमें कि यार ये तो फैल ही गया, वाकई बहुत तेज़ी से फैल गया। अब हमारे पास एविडेंस है, जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं वो काम कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है ना। तो अब ये तो कंसर्न हो गया क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर फैल रहा है, हॉस्पिटल आ रहे हैं, आपकी ट्रीटमेंट काम नहीं कर रही, कईयों के अंदर काम करके कईयों के अंदर नहीं, तो अब ये कंसर्न बन गया। दिस इज कॉल्ड वेरिएंट ऑफ कंसर्न। इसके बाद वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंसेस, जब 110% हमारे पास प्रूफ है कि ये बहुत ज़्यादा, कोई भी मेडिसिन यहाँ पे काम नहीं कर रही, कोई वैक्सीन नहीं कर रही, हॉस्पिटलाइजेशन का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, मतलब हाईएस्ट डिग्री के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे है वेरिएंट ऑफ कंसर्न 4 है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो यहाँ पे अल्फ़ा है UK ओरिजिन है, बीटा साउथ अफ्रीका है, एंड गामा ब्राज़ील, एंड डेल्टा इंडिया। इसके अलावा यहाँ पे जो पास्ट के अंदर भी है और अभी रिसेंट भी है, थीटा, लोटा, कप्पा, एक और है जो कल परसों आया है, दैट इज़ म्यू, ठीक है, एक और है म्यू, ये भी है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है दोस्तों। अब ये फर्स्ट डिटेक्ट हुआ है कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, कोलंबिया के अंदर, ठीक है, जो म्यू है, ये आप ऐड ऑन कर लेना क्योंकि ये आज मैं DND के अंदर भी करवाऊँगा। अब बात करते हैं ग्रीक अल्फ़ाबेट की, ठीक है। अब यहाँ पे कोविड के नाम पहले अगर आपने देखा होगा जैसे B117, ये लोगों को कहाँ समझ आएगा? WHO ने बोला कि जैसे साइक्लोन के नाम है हम भी नाम रखेंगे, तो यहाँ पे इनके भी नाम रखे गए, तो अल्फ़ा रख दिया गया जो UK से, ये मैंने बता ही दिया। आपने यहाँ पे ओरिजिन याद रखना, अल्फ़ा कहाँ पे है, UK के कंडेक्स के अंदर, बीटा जो ओरिजिन है ब्राज़ील, इंडिया, डेल्टा, बस ये चारों के नाम याद रखना, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। अब बात करते हैं, चलो ये भी सारा हो गया अपना, वेरिएंट भी देख लिया हमने, डायग्नोसिस भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के अंदर एक तो आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, मेडिकल ऑक्सीजन, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इशू आया है ना, कितना ज़्यादा लोगों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ होगी। तो मेडिकल ऑक्सीजन ऐसा नहीं है कि भाई आपने 99% यहाँ पे प्योर ऑक्सीजन हो या कितनी हो, ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट और कंट्री टू कंट्री, उनके प्रोटोकॉल्स के हैं। जनरली 90% ऑक्सीजन यहाँ पे बात करूँ मैं, 5% नाइट्रोजन और 5% आर्गन, यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन रहता है। लेकिन 90 to 95% जो ऑक्सीजन ये ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है ऑक्सीजन प्लांट के अंदर। अब इसको बनाते कैसे हैं? इसके लिए 2 मेथड है जो मेजर न्यूज़ के अंदर थे, प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आपने सेपरेट यहाँ पे जो प्लेट्स हैं इसके अंदर हवा भेजी जाती है, एयर भेजी जाती है, और डिपेंड करता है कि आपकी अगर मान लीजिए ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होगी या फिर बाकी अब्जॉर्ब हो जाएंगी, ऑक्सीजन आपको लास्ट में मिल जाएगी। अब इनके उसी हिसाब से कौन सी हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए, उसी हिसाब से इनका मटेरियल तय होता है।
ताकि ये उसी हिसाब से एब्जॉर्प्शन करते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन, जो सरफेस के ऊपर होती है, एंड अब्जॉर्प्शन वर्जन भी एक इसका आता है। दूसरा है क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक में लो टेम्परेचर, यहाँ पे आपने क्या किया, एयर को बिल्कुल लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद हमने सेपरेट किया, दैट इज कॉल्ड क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन। ठीक है, प्योरिटी कैसे मेंटेन करते हैं? देखो प्योरिटी के अंदर अगर आपको सिंपल सी चीज़ है, एक हमारे पास सिलेंडर है, तो सिलेंडर के अंदर हमने ऑक्सीजन भरनी है। पहले तो वो सिलेंडर कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए, है ना। दूसरा, उसकी वो वैक्यूम होना चाहिए, उसके अंदर ऐसा नहीं आपने सिलेंडर उठाया और भर दी, उसके अंदर पहले भी तो एयर होगी, तो वो सारी तो इसके अंदर इम्प्योरिटी क्रिएट कर देगी, है ना। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपने देखनी होती हैं कि वैक्यूम भी होना चाहिए, तो प्योरिटी मेंटेन करते हैं। जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है उसके अंदर हम इतनी प्योरिटी नहीं मेंटेन करते। जहाँ पे ये बोला जाता था न्यूज़ के अंदर कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल के अंदर कन्वर्ट करो, इतना इजी नहीं है भाई। उसके अंदर जो इम्प्योरिटी हो सकती है, जो ऑलरेडी वो फील्ड है ना, क्योंकि वहाँ पे वो देखते नहीं है कि उसके अंदर जो वैक्यूम किया न किया या नहीं किया, कंटेमिनेशन भी हो सकती है, बाद में बंदे की बॉडी के अंदर सीधा आप लगा दो। तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को एज इट इज़ आप सीधा नहीं यूज़ कर सकते। तो यहाँ पे जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसके अंदर थोड़ी प्योरिटी रहती है एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर तो आपको ऑक्सीडेशन वगैरह ऐसी प्रोसेस के लिए चाहिए, तो वहाँ पर तो कोई मुँह को थोड़ी लगानी है ना। तो अब ये काम है। उसके बाद कौन सप्लाई वगैरह को डील करता है, तो इसके लिए एम्पावर्ड ग्रुप बनाया गया जो DPIIT, जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसके अंदर है। तो इसके अंदर ये बनाया गया। इसके अलावा यहाँ पे स्टेट वगैरह, पीसो, ये सारे इन्वॉल्व हैं इसी के अंदर। रेलवे, ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी करना, तो इनके मेंबर भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इशू क्या हुआ भाई। देखो, जो हमारे जो मेजर प्रोड्यूसिंग जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं वो प्लांट हैं ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया के अंदर। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो मेजर नॉर्थ रीजन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है ना। अब यहाँ पे इतने हमारे प्लांट नहीं हैं, तो इट मीन्स कि आपको लॉजिस्टिक के लिए वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी। अब इतने ट्रांसपोर्ट करने के लिए एकदम से इतने सिलेंडर कहाँ से आए इतने, तो हमें, क्योंकि ऐसा कोई सिचुएशन पहले नहीं आई थी, है ना। तो इसी की वजह से जो मिसमैच ये सारा हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बार बार बोला कि कोई भी यार जाता है ना, कि थोड़ी सी ऑक्सीजन कम हुई तो और वहाँ पे वो लेट गए बेड के ऊपर। जो अमीर लोग हैं, गरीब को तो कहाँ मिलती है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर 94% से नीचे है तभी वहाँ पे कुछ आप सपोर्ट लो ऑक्सीजन की, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये भी डिक्लेयर किया कि ICU के अंदर कितनी जो है पर मिनट 40 लीटर 15 लीटर जो नॉर्मल वार्ड पेशेंट है उनकी ऑक्सीजन का रेट जो फ्लो भी तय किया गया, सप्लाई भी तय की गई। लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमें कि याद करना है कितनी हमें एग्जैक्टली। अब ये तो हो गया ऑक्सीजन की जो यहाँ पे वेस्टेज अमीर लोग करते हैं कि भाई थोड़ी सी भी कम हुई और लगा ली, ये तो चलो चलता रहा। इसके अलावा यहाँ पे मैं बात करूँ तो फिर IIT रोपर ने बोला कि नहीं, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ये अपना सिलेंडर है और ये पाइप है और ये आपका मास्क है। ठीक है, यहाँ पे पेशेंट है। अब उन्होंने बोला कि जैसे मान लीजिए मास्क लगा हुआ है, आपने इनहेल की, ऑक्सीजन आई बॉडी के अंदर गई, फिर आपने सांस भी तो छोड़नी है ना। तो आप जब एक्सहेल करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड मुंह से निकलती है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो पाइप से ऑक्सीजन तो आ ही रही है लगातार, वो भी बाहर चली जाती है मास्क की वजह से। यहाँ पे छेद होता है थोड़ा सा, तो यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे CO2 तो अपनी आ ही रही है। आपने जब एक्सहेल किया, सॉरी ये CO2 बोल रहा हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन तो आ ही रही है सिलेंडर से, आपने CO2 निकाली बाहर, तो क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन भी तो साथ में चली जाएगी, तो वेस्ट होती है। तो इन्होंने वहाँ पे बीच में लगा दिया सेंसर सा। तो इन्होंने बोला, जिसको बोलते हैं एमलेक्स। ठीक है, एमलेक्स के अंदर क्या है, एमलेक्स के अंदर बेसिकली जैसे मान लीजिए आपने इनहेल किया, उसके बाद ये पाइप को बंद कर देगा। यहाँ पे अब ऑक्सीजन नहीं आ रही, आप एक्सहेल करो, ठीक है, आपने CO2 बाहर निकाल दी, फिर आप इनहेल करोगे, ये ऑटोमेटिकली साइड पे हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन अंदर आएगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की सेविंग की, देखो IIT का क्या रोल है। अब बात करते हैं वैक्सीन की, जो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट। तो डिफरेंट टाइप की वैक्सीन है। एक तो ये क्लासिफिकेशन है, DNA, RNA, लाइव एटीन्यूटेड है, सब यूनिट वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, वायरल वेक्टर वैक्सीन। पहले बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे हमने ये पढ़ा है भाई DNA है, DNA को आप RNA के अंदर कन्वर्ट कर दोगे, RNA जो है बाद में प्रोटीन बनाता है। एक तो ये सिनेरियो। हमारे पास वायरस है दोस्तों, वायरस है, वायरस की वजह से अगर सीधा पेशेंट के अंदर चला जाए तो क्या होगा भाई, उसको कोविड हो जाएगा। वायरस जो है, क्योंकि ये लाइव है, लाइव वायरस, अब ये मतलब बॉडी के अंदर जाके जाएगा और ये रिप्रोड्यूस करेगा और कोविड हो जाएगा।
ये तो है कोविड के बाद में बॉडी के अंदर भी यहाँ पे भी इम्यूनिटी जनरेट होती है, लेकिन इम्यूनिटी किसकी बॉडी के अंदर जनरेट होगी? जिसका इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग है ना। दूसरा जो वीक है वो तो बीमार होगा, हो सकता है डेथ भी हो जाए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैंने एक बोला कि ठीक है, अब इतना ये वाला तो बहुत हाइपर है ना, लाइव है, ये बहुत जल्दी ज़्यादा हार्मफुल है, ये पेशेंट झेल नहीं पाता, तो मैं इसको थोड़ा सा वीक कर देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा वीक कर देता हूँ। अब मैंने पेशेंट के अंदर डाला उसको, उसके बाद उसको थोड़ा सा क्या हुआ, फीवर हो गया या कुछ हो गया है ना, ऐसे सिम्टम आ सकते हैं, और उसकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी, अब ये रेप्लिकेट तो कर ही रहा है बॉडी के अंदर, लेकिन वीक है, इतना स्ट्रांग नहीं है कि उसको कोविड कर दे बहुत ज़्यादा। अगर मैं इससे भी, अब कुछ यहाँ पे भी चले जाएंगे ऐसे लोग, जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वूमेन है, जहाँ ज़्यादा जिनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, उनको कंटेक्स्ट में यहाँ पे इशू आ जाएगा भाई, उनकी बॉडी इतना रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी, हो सकता है यहाँ पे भी वो बीमार हो जाए, तो मैं इसको बिल्कुल इनएक्टिवेट कर देता हूँ, किल्ड वर्जन दे देता हूँ, वीक भी नहीं, मैंने इसको मार दिया। अब ये रेप्लिकेट नहीं करेगा, लेकिन फिर जैसे जितना बॉडी में गया उतने रहेगा, तो हम क्या करेंगे, बार बार बूस्टर डोज दे सकते हैं, एडजुवेंट डाल सकते हैं, ठीक है, पेशेंट की बॉडी के अंदर डाला। अब पेशेंट ने क्या, थोड़ा बार फीवर बहुत ही कम होगा और इसकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो कोविड जो लाइव वायरस है, बिल्कुल वो तो वही सर्वाइव करता है जो अपना जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। वीक वायरस है, आप यहाँ पे जैसे, तो यहाँ पे आप वैक्सीन बना दी हमने, एक तो ये कंटेक्स्ट आ गया, उसके बाद किल्ड वर्जन के अंदर जैसे कोवैक्सीन भी अपनी, अब इस ये तो बिल्कुल इनएक्टिवेटेड है, तो यहाँ पे हम ये भी डाल सकते हैं। एक तो ये केस है जो वैक्सीन बनाने का, आगे एक एक को डिस्कस करूँगा, इजीली समझ आएगा आपको, पहले आपको ये ज़रूरी था थोड़ा सा आइडिया होना। अब मेरे पास प्रोटीन भी है, प्रोटीन की जब मैं बात करता हूँ तो वायरस के जो स्पाइक्स हैं, यहाँ पे मैं स्पाइक्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो स्पाइक ही तो हमारी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर है उसके साथ अटैच होता है, तो बॉडी हमारी किसको रिकॉग्नाइज कर रही है, ये स्पाइक को ही रिकॉग्नाइज कर रही है ना, स्पाइक को रिकॉग्नाइज कर रही है। तो स्पाइक मैंने उठाया यहाँ से और स्पाइक को किसी और वेक्टर के अंदर डाल के बॉडी के अंदर भेज दिया, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि बॉडी ने बाद में यहाँ पे स्पाइक को रिकॉग्नाइज किया और एंटीबॉडी बना दी, ये भी हो सकता है डेफिनेटली। अब मैं बात करता हूँ कि ठीक है, ये वाली चीज़ें तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी रहती हैं, लेकिन अगर मुझे कोडिंग पता चल जाए, है ना, जो कोरोना की जो आरएनए वायरस है उसकी जब कोडिंग पता चल जाए, तो मैं कोडिंग को क्या करूँगा, अपना जो लैपटॉप पे जो भी मतलब कंप्यूटर के ऊपर डिज़ाइन करेंगे, मान लीजिए एक कंट्री ने दूसरी कंट्री ने बनानी है, उसको भी कोड भेज दिए और उसने वो सारे कोड अरेंज करके एक वैक्सीन बना ली, तो मैंने आरएनए भेज दिया, आरएनए भेज दिया। अब आरएनए भेजा तो ये बॉडी के अंदर जा क्या बनाएगा, यहाँ पे क्या बना रहा था, प्रोटीन, तो बॉडी के अंदर जाके कि ये बनाएगा प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, स्पाइक, जो स्पाइक प्रोटीन ये वाला बॉडी के अंदर जाके बनाएगा, बॉडी फिर वहीं पे इम्यूनिटी जनरेट करेगी, स्पाइक को डिटेक्ट करेगी। तो जब आरएनए वैक्सीन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, एक तो देखो इसको बनाना थोड़ा इजी है एज़ कम्पेयर टू वो, लेकिन हाँ इसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि काफ़ी हिस्ट्री है कि हमने बहुत सारी वैक्सीन बनाई हैं, ये चीज़ इसके अंदर इशू है डेफिनेटली, तो ज़्यादा एक्सप्लोर्ड भी नहीं है, और इसको जो वैक्सीन है ज़्यादातर ये बहुत ही लो टेम्परेचर के ऊपर रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर जाके इसने स्पाइक बनाया, प्रोटीन बनाया और बॉडी ने इम्यूनिटी जनरेट की, तो ये भी भेज सकता हूँ मैं, इसको आरएनए वैक्सीन बोलते हैं। फिर अगर मैं डीएनए वैक्सीन जो अभी नहीं आई, डीएनए वैक्सीन को भेजूँ तो डीएनए बॉडी के अंदर जाके क्या करेगा, पहले आरएनए बनाएगा, उसके बाद फिर वही चीज़ बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, स्पाइक बनाएगा और बॉडी इम्यूनिटी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यार अगर वही बनाना है तो फिर इसको हम क्यों भेज रहे हैं, है ना, तो ये इसके क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इसी के अंदर पहले बात करते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की, जहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ, फिर इसकी बात करेंगे, उसके बाद ये वाली चीज़ें देखेंगे। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के अंदर हम कौन सा वर्जन डालते हैं, वीकेंड वर्जन, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ये देखो वायरस है, वायरस को हमने वीक किया, ठीक है, लेकिन ये रेप्लिकेशन करता रहेगा। अब ये बॉडी के पास देखो, बॉडी के अंदर WC के अंदर दो चीज़ें हैं, T सेल है, B सेल है। B सेल जो इम्यूनिटी जनरेट करते हैं डेट इज कॉल्ड एंटीबॉडी मीडिएटेड, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। T सेल जो है ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जनरेट करते हैं। जो T सेल हैं ये मतलब वो पर्टिकुलर सेल को ही मार देते हैं, लेकिन T सेल के अंदर भी दो सेल हैं, साइटोटॉक्सिक T सेल है एंड जो मेजर दो सेल है, और हेल्पर T सेल है। इसी तरह B सेल है, B सेल के अंदर भी है, मेमोरी B सेल भी है। पहले हेल्पर T सेल के पास एंटीजन जाता है, एंटीजन हेल्पर T सेल के बाद ये जो साइटोटॉक्सिक T सेल है उसको भेजता है, और ये B सेल को इन्फॉर्मेशन भेजता है कि भाई मतलब दोनों को भेजता है, T सेल एंड B सेल, इतना नॉर्मल याद रखो,
दोनों को भेजता है कि भाई इन्फॉर्मेशन आप इम्यूनिटी जनरेट करो। तो यहाँ पे दोनों को इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, तो एंटीबॉडी मीडिएटेड एंड सेल मीडिएटेड दोनों इम्यूनिटी जनरेट होती है। ठीक है, ये है लाइव एटीन्यूएटर। तो यहाँ पे और एक चीज़ जो याद करनी है वो सिर्फ ये वाली चीज़ याद करनी है। अब बात करते हैं, तो इसकी एग्जांपल क्या है, कोवीवैक। ठीक है, लाइव एटीन्यूएटर की, जो अपना यहाँ पे इंडिया भी इसके अंदर काम कुछ कर रहा है, इसका है कोडाजेनिक्स। तो यहाँ पे ट्रायल चल रहे हैं बेसिकली इसके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है इसका पॉजिटिव क्या है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, तो इट मीन्स कंटिन्यूसली ये रेप्लिकेशन करेगी, रेप्लिकेट करती है विद इन, तो पॉजिटिव है कि वो कंटिन्यूसली इम्यूनिटी जनरेट करती रहेगी। ठीक है, उसके अलावा चैलेंजेस क्या है, एक आपको लाइव वायरस था, उसको आपने थोड़ा सा वीक बनाया, आपने ये बॉडी के अंदर भेज दिया। अगर मान लो ये बॉडी के अंदर जाके कुछ टाइम बाद वीक जो नॉर्मल लाइव बन गया, ये तो तबाही मचा देगा अंदर, ये तो फिर पूरा कोरोना करके छोड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हैप्पी एंडिंग नहीं होगी फिर, तो ये रिवर्ट कर सकता है ओरिजिनल फॉर्म के अंदर, ये इशू है इसके अंदर। दूसरा मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जिसका थोड़ा सा इम्यून सिस्टम वीक है वो इसको भी नहीं झेल पाएगा, है ना, वीक वाले को भी नहीं झेल पाएगा। तो यहाँ पे जो कंप्रोमाइज इम्यून सिस्टम है उसको खतरा हो सकता है। तीसरा लाइव से वीक बना रहे हैं हम, कहाँ पे बना रहे हैं, लैब के अंदर टिश्यू कल्चर कर रहे हैं। अब लैब के अंदर जो बंदा कर रहा है उसको भी हो सकता है, वो भी खतरा है अलग से, तो सेफ्टी इसके अंदर थोड़ी सी कम है। अब बात करते हैं, हमने नेक्स्ट लेवल और वीक कर दिया उसको, क्या किया हमने, उसको किल्ड वर्जन ले लिया, अब ये रेप्लिकेशन नहीं करेगा। इसकी एग्जांपल अपनी कोवैक्सीन। ऐसा बोला जाता है, मैं ये भी कहता हूँ कि जैसे जो छोटे बच्चे हैं यहाँ वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उसके अंदर यहाँ पे आप जो किल्ड वर्जन यूज़ कर सकते हो, इसका इतना इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ पे क्या है, आरएनए डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एक चीज़। यहाँ पे दूसरी बात है कि ये रेप्लिकेशन नहीं करेगा, रेप्लिकेट नहीं करता बॉडी के साथ अंदर जाके। अब यहाँ पे फिर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम एडजुवेंट डाल देते हैं, ठीक है, साथ में, और जैसे एल्यूमिनियम वगैरह काफ़ी यूज़ किया जाता है। और दूसरी बात, वहाँ पे दोनों टाइप की इम्यूनिटी जनरेट हो रही थी, बी सेल के, टी सेल के थ्रू। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ओनली इंड्यूस एंटीबॉडी मीडिएटेड, यहाँ पे जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ये जनरेट नहीं करता, मतलब कम इम्यूनिटी जनरेट करता है, अगर जनरल भाषा में बोलूँ। रिस्क क्या है, कोई रिस्क नहीं है भाई, डेड वर्जन है, किल्ड वर्जन है ना। तो अगर किसी का इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज भी है तो लाइव एटीन्यूएटेड के कंपैरिजन ये वीक है, तो यहाँ पे वो उसके अंदर भी काम करता है। चैलेंजेस क्या है, मल्टीपल डोज देनी पड़ेगी क्योंकि ये रेप्लिकेट नहीं करेगा, वीकर देन लाइव एटीन्यूएटेड, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं तीसरी कि आप कुछ पार्ट भेज दो, सब यूनिट भेज दिया आपने, पॉलीसेकेराइड कंजुगेट वैक्सीन, है ना। यहाँ पे कुछ ऐसा जो जैसे मान लीजिए आपने उसका अकेला स्पाइक भेज दिया, तो वो एक सब यूनिट हुआ। कुछ लोग इसको सब यूनिट के अंदर, जो क्लासिफिकेशन की बात करूँ, सब यूनिट मतलब उसका पार्ट, आप डीएनए भेज रहे हो, आप आरएनए भेज रहे हो, आप बॉडी के अंदर जो स्पाइक भेज रहे हो, जो मतलब प्रोटीन पोर्शन, ये तीनों को कई क्लासिफिकेशन इसके अंदर ही क्लासीफाई करती हैं सब यूनिट के अंदर। इसकी एग्जांपल है जीती जागती नोवावैक्स, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है, हमने एंटीजन भेजा, जो स्पाइक प्रोटीन भेजा, स्पाइक प्रोटीन के जरिए हमारी बॉडी के अंदर ही जो इम्यूनिटी जनरेट होगी, ठीक है दोस्तों। अब इसका पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव है कि ये भी नहीं रेप्लिकेट करेगा, स्पाइक प्रोटीन कहाँ से रेप्लिकेट कर देगा, है ना, तो सेफ है। दूसरा, जो इसके अंदर इम्यूनिटी इतनी जनरेट नहीं होगी फिर, तो ये इसके अंदर भी आपको मल्टीपल डोज देनी पड़ेगी और इतना स्ट्रांग नहीं है। तीसरी बात यहाँ पे कि ये भी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं जनरेट करता। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहाँ से जनरेट होती है, टी सेल से। इसका कंटेक्स्ट अभी आगे मैं बताऊंगा, कंजुगेट वैक्सीन अभी नहीं बनी है, उसके अंदर आपको मिलेगा। तो अब बात करते हैं आगे वायरल वेक्टर वैक्सीन की। वायरल वेक्टर जो अपनी कोविशील्ड है, कोविशील्ड ने क्या किया, कोविशील्ड जीन लेके आए। मतलब कोविशील्ड के अंदर मैं बात करूं, यहाँ पे आई गेस ओके, ये पिक्चर ही देख लेते हैं। जेनेटिक कोड डाला उन्होंने, ठीक है, निकाल के कोरोना से निकाला जेनेटिक कोड, वायरल वेक्टर, और वेक्टर यूज़ किया। एक ऐसा वायरस निकाला जो हमारी बॉडी को ज़्यादा इम्पेक्ट ना करे, उसको लेके आए। अब ये अडीनो वायरस है, ठीक है, एक नॉर्मली अडीनो वायरस है ये, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया, जेनेटिक कोड डाल दिया। अब ये जेनेटिक कोड बॉडी के अंदर जाके जो अपना एक्सप्रेशन देगा, ठीक है जी। अब कोड जो है अब इस वायरस के अंदर डाल दिया और सेल के अंदर, और ये हमारी बॉडी के अंदर चला गया, ठीक है दोस्तों। जब सेल के अंदर ये जाएगा तो यहाँ पे जाके क्या बनाया इसने, स्पाइक प्रोटीन, और इसके कंटेक्स्ट के अंदर बॉडी क्या बनाएंगी, एंटीबॉडीज। तो कोविशील्ड ने क्या किया, कोविशील्ड ने एक अलग वायरस लिया, उसके अंदर उसने जीन डाला।
अब देखो हमारी बॉडी के अंदर जो जीन है उनका एक्सप्रेशन है ना, वो कुछ ना कुछ तो बनाते हैं, हमारी बॉडी तभी तो बनी है। तो अब उनके अंदर कोडिंग है, ऐसा समझो सिंपल भाषा में। तो अब जीन डाला, जीन बॉडी के अंदर जाएगा, और अब जीन ऐसा नहीं डायरेक्टली नहीं डाला, जीन को किसी के अंदर भेजा है। कौन सा? एक नया वायरस लिया जिसका नाम है एडिनो वायरस, उसके अंदर भेजा और ये बॉडी के अंदर वो लेके गया, ठीक है। और वो जैसे जैसे वायरस बॉडी के अंदर एप्लीकेट करेगा, ये अपना एक्सप्रेशन दे देता है जीन, तो ये स्पाइक प्रोटीन बनाता है। स्पाइक प्रोटीन के कंटेक्स्ट के अंदर बॉडी फिर इम्यूनिटी बनाती है। जो स्पुतनिक 5 थी उसने क्या किया, उसने जो वहीकल है, जो वेक्टर है, वो 2 लिए। एक एडिनो वायरस है 26, एक 5 है, ठीक है। पहली डोज के अंदर 26 दे दिया, इसके अंदर वही काम किया इन्होंने, जीन डाला, इनके अंदर चला गया और बाद में ये स्पाइक बनाएगा एंटीबॉडी। जब सेकंड डोज, उसके अंदर क्या किया, उसके अंदर जो वायरस है वो अलग लिया। मे बी उनका ये सोचना एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो मुझे इन्फॉर्मेशन लग रही है कि हो सकता है कि उनके जो जैसे मान लीजिए पहला वायरस गया बॉडी के अंदर, हो सकता है बॉडी उसके खिलाफ भी इम्यूनिटी बना दे, है ना, क्योंकि उसके अंदर हमारा स्पाइक है। अगर बॉडी ने उसके खिलाफ अपनी इम्यूनिटी बना दी, इट मीन्स के एंटीबॉडी बना दी, तो इट मीन्स कि वो वायरस इतना जल्दी रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा बॉडी के अंदर। अगर वो रेप्लिकेट नहीं करेगा जा रहा, तो फिर वो अपना जो जीन एक्सप्रेशन है वो भी इतना बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। तो इसलिए इन्होंने 2 यूज़ किए होंगे, मे बी बाकी पता नहीं मुझे, ठीक है, इसके बारे में। खैर अपने लिए तो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो कि क्या इन्होंने 2 क्यों यूज़ किए, ऐसा बस आपको जो एग्जैक्ट प्रोसीजर आपको सिर्फ पता होना चाहिए। जो थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ कि उसका इम्पैक्ट होता है क्या नहीं, क्या वर्जन यूज़ किए और कैसे ये बॉडी के अंदर गए। अब आरएनए आपको पता है स्पाइक बनाएगा। इन्होंने आरएनए निकाला, आरएनए को ये वाला, ठीक है, आरएनए प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन कौन है, स्पाइक प्रोटीन। आरएनए निकाला, उसको लिपिड कवरिंग के अंदर भेजा, अब ये बॉडी के अंदर चला गया। बॉडी के अंदर आरएनए से प्रोटीन बनेगा, मतलब स्पाइक बनेगा, स्पाइक बने और ये अपना एंटीबॉडी जनरेट होगी, ठीक है। अब डीएनए की बात कर लेते हैं पहले। डीएनए क्या है? अब आरएनए आपको पता है, आरएनए प्रोटीन कहाँ पे बनता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। डीएनए वैक्सीन जो है ये पहले बॉडी के डीएनए के साथ जाएगी, न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगी, न्यूक्लियस के अंदर एंटर करके आरएनए बनाएगी और फिर ये स्पाइक प्रोटीन बनाएगी। मतलब जो आरएनए का स्टेप था वही स्टेप इसके अंदर इतना सेम है, लेकिन उसके अंदर एक एक्स्ट्रा है, वो है न्यूक्लियस के अंदर जाना, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं पॉजिटिव आरएनए डीएनए जो न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन है। पहले तो कोई लाइव कंपोनेंट है जो हमने पहले डाला था, लाइव एटेन्यूएटेड वीक वर्जन। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं रहेगा। इजी टू मैन्युफैक्चर है। चैलेंज क्या है कि बहुत ही लो टेम्परेचर के ऊपर रखना पड़ता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हमारे पास अभी डेवलपमेंट नहीं है इसके अंदर। दूसरी बात, अगर आप डीएनए वैक्सीन देखो, डीएनए वैक्सीन आपके न्यूक्लियस के अंदर जाती है। जब न्यूक्लियस के अंदर जाती है तो हो सकता है फ्यूचर के अंदर ये हमारे बॉडी के न्यूक्लियस को ही थोड़ा सा वेरी कर दे, है ना, क्योंकि भाई न्यूक्लियस के अंदर वहीं पे अटैच रह गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म भी है। इवन जो इजी जो मैन्युफैक्चर है, आप कोडिंग पता है तो आप बना सकते हो। अगर मान लीजिए जो अभी वायरस के नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, अगर मान लीजिए वेरिएंट हमें पता है, ठीक है, नया वेरिएंट आ गया, तो आप कोड चेंज करो और उसके हिसाब से अपनी वैक्सीन हम चेंज भी कर सकते हैं थोड़ी बहुत। तो ये उसका बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू जो लाइव एटेन्यूएटेड या वीकेंड। तो ये सारी एग्जांपल हैं कि कौन सी वायरस है, आरएनए बेस्ड है, वायरल वेक्टर है, इनएक्टिवेटेड है, प्रोटीन बेस्ड है, तो जो सब यूनिट्स है, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब फर्स्ट कॉन्जुगेट वैक्सीन बनी। अब जो सब यूनिट वैक्सीन थी, सब यूनिट वैक्सीन जो मैंने आपको पढ़ाई है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, दोबारा उस पिक्चर के ऊपर लेके जाता हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ आए। सब यूनिट के अंदर क्या हो रहा था, यहाँ पे बी सेल को ये भेज रहा था सिग्नल। बी सेल जो सिग्नल लेता है वो बनाता है कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। लेकिन यहाँ पे टी सेल ट्रिगर नहीं हो रहा, हेल्पर टी सेल तो हो रहा है, लेकिन जो टी सेल अपनी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाएगा वो ट्रिगर नहीं हो रहा। इट मीन्स इसके अंदर जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ट्रिगर नहीं होती। क्यों? क्योंकि टी सेल यहाँ पे काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसको चेंज किया इन्होंने बोला कि हम कॉन्जुगेट वैक्सीन बनाएंगे। कॉन्जुगेट वैक्सीन के अंदर क्या किया इन्होंने जैसे मान लीजिए पॉलीसेकेराइड है, पेप्टाइड वगैरह हैं, ये हम जो वैक्सीन के अंदर, तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। जो अनकॉन्जुगेटेड वैक्सीन, जो सब यूनिट वैक्सीन है, अब ये क्या करते हैं कि बी सेल को ट्रिगर किया और इम्यूनिटी जनरेट कर दी, टी सेल को ट्रिगर नहीं करते। तो कंजुगेट के अंदर क्या करते हैं, जैसे पॉलीसेकेराइड है, अब इसके साथ हम एक कैरियर अटैच कर देते हैं। कैरियर, इसके साथ भी हमने एक कैरियर अटैच किया। अब ये कैरियर क्या करता है, जो आपका जो टी सेल है उसको भी ट्रिगर करता है, और टी सेल क्या करता है, फिर जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो भी जनरेट कर देता है। सो इट मीन्स कि कॉन्जुगेट क्या है कि कुछ भी नहीं है, कि यहाँ पे हमने एक और सेल को इन्वॉल्व किया है ताकि इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है दोस्तों। ओके, तो ये थी इसकी कॉन्जुगेट वैक्सीन और ये क्यूबा ने बनाई है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे
सोबेराना 2 जो कॉन्जुगेट वैक्सीन इन्होंने तैयार की है। इसके अलावा जो नीडल वाली वैक्सीन है तो हमने एक नीडल लेस भी वैक्सीन बनाई है, नीडल फ्री जो सिस्टम है, जाइडस कैंडिलस जाइकोव डी वैक्सीन। अब ये प्लाज्मा डीएनए बेस्ड है, डीएनए वाला हमने ऑलरेडी कर लिया। तो नीडल फ्री क्या है, ट्रॉपिस नीडल फ्री सिस्टम होता है। ट्रॉपिस नीडल फ्री अगर वाला नीडल वाला वो तो वहाँ नीडल बेचते हैं ना वैक्सीन लगाने के लिए, यहाँ पे क्या प्रेशर रिलीज करते हैं, जब प्रेशर जाता है तो इंट्राडर्मली ये धीरे धीरे उसी लोकेशन के ऊपर वैक्सीन पहुँच जाती है। ठीक है, ये उससे ज़्यादा करेक्ट है एज़ कम्पेयर टू अवर नीडल, क्योंकि नीडल वाले के अंदर क्या होगा, नीडल वाले के अंदर इन्फेक्शन भी हो सकती है। एक को नीडल लगाई, हो सकता है वो भी क्लिनिक वाला दूसरे के लिए यूज़ करते, तो उसके ऊपर किसका भरोसा है ना, तो ये चीज़ हो सकती है। तो इसीलिए ये नया वर्जन है। अब अल्ट्रावायलेट सी, यहाँ पे देखते हैं एक चीज़, अल्ट्रावायलेट ए बी सी की बात करते हैं तो ए तो है 5% हमारी ओजोन रोकती है, 95% अर्थ के ऊपर आते हैं। बी जो है अराउंड 5% आती है, मतलब 95% तक वहाँ पे रुक जाती है। सी जो है 100% रोकते हैं। हम कमर्शियली इसको बनाते हैं ताकि इसकी जो भी स्टेरलाइजेशन के लिए काफ़ी यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे भी बात वही है कि इन्होंने बोला कि पार्लियामेंट के अंदर जो हम अल्ट्रावायलेट सी डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि हम कोरोना वायरस को मार सकें। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो अल्ट्रावायलेट ए बी सी की बात करें थोड़ी सी दोस्तों, तो इसके बारे में देखते हैं। तो देखो अल्ट्रावायलेट जो ए है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो स्किन है डर्मिस तक चला जाता है, लेकिन इससे कैंसर नहीं होता। जो अल्ट्रावायलेट बी है ये ऊपर वाली लेयर जो फर्स्ट लेयर तक जाता है, लेकिन इट लीड टू स्किन कैंसर, क्योंकि जो स्किन कैंसर प्रोड्यूस जिससे कैंसर होना है वो सेल जो मेजोरिटी हैं वो अपर लेयर के अंदर पाए जाते हैं, और जब यहाँ पे कोई रुकती है तो हीट रिलीज होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से कैंसर होता है। सो दैट्स वाई अल्ट्रावायलेट बी इज़ रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सनस्क्रीन की तो अल्ट्रावायलेट बी स्पेसिफिक भी आता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये ए बी दोनों को रोकता है। ठीक है दोस्तों, अब ये गवर्नमेंट ने बोला कि अल्ट्रावायलेट जो सी है, ठीक है, अब ये रेडिएशन जो है ये अपना कोविड को ख़त्म कर देगी, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म भी है, बहुत सारे बोलते हैं कि नहीं इसका इम्पैक्ट होता है स्किन के ऊपर भी, लेकिन जो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं इतना ज़्यादा नहीं है इम्पैक्ट, जो हमने कुछ टेस्ट वगैरह किए हैं उसके अंदर हमें कुछ देखने को यहाँ पे नहीं मिलता। कि उसके अलावा ये भी बोला गया कि फार अल्ट्रावायलेट सी जो है 207 से लेकर 222 नैनोमीटर वेवलेंथ की, ये इतनी हार्मफुल नहीं है स्किन के लिए। ठीक है, चलो ये तो इन्होंने बोला। उसके बाद कोविड-19 एंडेमिसिटी, इसके ऊपर भी आया है कि इन्होंने बोला कि देखो किसी चीज़ को, किसी डिजीज़ को करना अगर तो वो सिर्फ ह्यूमन के अंदर उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर वो एनिमल, जैसे कोविड का बैट का भी बोला गया कि बैट से, तो अगर मान लीजिए एनिमल उसका रिजर्वियर है, तो अगर सपोज करो सभी को हमने वैक्सीनेट कर दिया है, लेकिन एनिमल के अंदर तो है कहाँ, बैट को आप 2 बूंद ज़िंदगी की पिलाओगे, नहीं पिला सकते है ना, तो भाई उसके अंदर तो है, तो हो सकता है कि कुछ समय बाद वो थोड़ा बहुत चेंज होकर वायरस फिर ह्यूमन के अंदर आ जाए, तो ऐसी डिजीज़ को रेडिकेट करना बहुत मुश्किल होता है। सो इन्होंने बताया कि कोविड जो 19 है ये अल्टीमेटली एक एंडेमिसिटी क्रिएट करेगा, एंडेमिक कुछ रीजन के अंदर हमें देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कोविड-19। ठीक है दोस्तों, सो आई होप कि हमने पूरा कवर किया है इसको, और इस बार आपके एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन आया अच्छे से। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।